दोस्तों आज मैं फिर से एलटी में पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे 12 क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चक्रवात, सेकंड ऑप्शन है हरिकेन, थर्ड ऑप्शन है टाइफून एंड फोर्थ ऑप्शन है चिनूक। तो गेस कीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो हरिकेन है, बाकी सब गलत है। दोस्तों एक बात गौर करने वाली है कि ये जो चारों हैं वो तूफानों के ही प्रकार हैं, पर जो स्पेशली कैरेबियन सागर में जो उत्पन्न होता है जो तूफान, उसे हरिकेन कहते हैं। तो जो ये हरिकेन है वो कैरेबियन सागर में के आसपास जो अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक सागर है, जिसे प्रशांत सागर भी कहते हैं, तो वहाँ पर जो भी तूफान उत्पन्न होता है उसे हरिकेन नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, सेकेंड ऑप्शन है 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश, थर्ड ऑप्शन है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, चौथा ऑप्शन है 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश। तो गेस कीजिए इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश रॉन्ग है। 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये एकदम सही आंसर है, बाकी ये तीनों गलत हैं। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही आंसर है। डोलड्रम 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो अब बात करते हैं कि डोलड्रम है क्या। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डोलड्रम है क्या। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये अर्थ का एक चित्र है जिसमें आपको ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर दिख रहा होगा, जिसे डोलड्रम्स कहते हैं। ये जो हमारी इक्वेटर होती है या जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो वो तो 0 डिग्री पर होता है। तो हमारा जो इक्वेटर है उसके उत्तरी में 5 डिग्री और दक्षिणी में भी 5 डिग्री तक जितना भी हमारा भाग होता है वो डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। पूरी पट्टी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक जो पट्टी है वो डोलड्रम्स कहलाता है। तो इसकी खासियत क्या है, मतलब होता क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है, जो हवा होती है, मतलब जो हवा का प्रेशर होता है वो बिल्कुल लो होता है। यहाँ पर हवाएं नाम मात्र ना के बराबर चलती हैं। क्यों चलती हैं, अब देखते हैं क्यों चलती हैं। तो होता क्या है, जैसे हमें पता है कि इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर होता है, वहाँ पर हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट गिरती हैं, सीधी गिरती हैं। तो यहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे समुद्र होता है वहाँ से धीरे धीरे वाष्प के संग गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। और हमें पता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर बहती है, नीचे नहीं रहती है। नीचे ठंडी हवा रहती है और ऊपर गर्म हवा। तो यहाँ पर एकदम लो प्रेशर हो जाता है हवा का, जिससे जो हवा होती है वो हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज ना बहकर बहती नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती है वो हवाएं। इसलिए यहाँ पर एकदम जो हवा का प्रेशर होता है और लो होता है और हवा नहीं चलती। तो यहाँ पर जैसे हमारे सेलर होते हैं जो जहाज़ लेकर यहाँ पर आते हैं अपने, वो फंस जाते हैं, क्योंकि बोट तो हवा से ही चलेगा उनका जहाज़, तो यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इसलिए इसे नाविकों ने ही डोलड्रम का नाम दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फेरल का नियम संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है रेल मार्ग से, सेकंड ऑप्शन है वायु संचार से, थर्ड ऑप्शन है वर्षा से एंड फोर्थ ऑप्शन है समुद्री मार्ग से। तो गेस कीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर है। फर्स्ट रेल मार्ग से गलत है, सेकंड ऑप्शन वायु संचार से एकदम सही आंसर है। तो फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। अब बात करते हैं कि फेरल का नियम क्या है। तो फेरल का नियम है धरातल पर चलने वाली जितनी भी हवाएं होती हैं वो पृथ्वी के कारण तो होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में हवा की चलने की दिशा के उल्टी तरफ पीठ कर कर खड़ा होता है तो जितनी भी हवाएं होती हैं वो दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति दक्षिणी गोलार्ध में वायु के चलने की दिशा के विपरीत पीठ कर कर खड़ा होता है तो जितनी भी हवाएं मुड़ेंगी वो बाईं तरफ मुड़ेंगी। तो ये है फेरल का नियम। और ये नियम किसने दिया था? ये विलियम फेरल ने दिया था 1817 में ये नियम। चलिए इसे डायग्राम की मदद से इस नियम को समझते हैं, फेरल्स लॉ को। तो हमें पता है कि हमारे दो गोलार्ध हैं, एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी। तो हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब फेरल्स लॉ क्या कहता है? फेरल्स लॉ कहता है कि अगर हमारी धरातल में किसी दिशा से हवा आ रही है और कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा की तरफ पीठ कर कर खड़ा है तो वो हवा उसके कौन सी ओर घूम जाएगी? वो हवा दाईं ओर घूम जाएगी, मतलब ऐसे निकलेगी, दाईं ओर की तरफ निकल जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा है, माना हवा ऐसे आ रही है और कोई व्यक्ति पीठ कर कर ऐसे खड़ा है तो वो हवा किधर की तरफ जाएगी? वो हवा बाईं ओर उसके बाईं हाथ की तरफ मुड़ जाएगी, मतलब ऐसे। अगर वो उत्तरी गोलार्ध में खड़ा है हवा की तरफ पीठ कर तो हवा किधर घूमेगी? दाईं ओर, दाईं हाथ की तरफ घूम जाएगी। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा है तो बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो अगर समझ आ गया हो तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से 3 सही सुमेलित होंगे और जो चौथा होगा वो गलत होगा। तो देखते हैं। तो ये पहले देखते हैं कि ये आकृतियां दी गई हैं इस लिस्ट में किसी चीज़ की, और सेकंड में दिए गए हैं कारक कि वो आकृति किसकी वजह से है, उसके कारक क्या हैं उसकी ऐसी आकृति होने के। तो आकृतियों में पहले देखते हैं यारडांग का इन्होंने कारक दिया है वायु। सेकंड देखते हैं, सेकंड है एस्चुअरी का है नदी। थर्ड देखते हैं, थर्ड है लटकती घाटी का इन्होंने दिया है हिमानी मतलब ग्लेशियर। एंड फोर्थ है नुनाटक, तो नुनाटक का इन्होंने दिया है भूमिगत जल। तो गैस कीजिए इनमें से कौन सा नहीं सही सुमेलित है, या फिर उसके आगे जो भी है उसका कारक नहीं है, आकृति का कारक कौन सा नहीं है इनमें से किसका। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सही कारक नहीं है। फर्स्ट यारडांग वायु सही है। सेकंड एस्चुअरी का नदी दिया गया है, ये भी सही है। लटकती घाटी हिमानी दिया गया है, ये भी सही है। फोर्थ नुनाटक, तो ये तो हमारे सही है। तो चौथा ऑब्वियस सी बात है गलत है, भूमिगत जल।
तो अब जानते हैं ये आकृतियां हैं क्या और ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं उस आकृति को देने में इन्हें। तो चलिए देखते हैं इन्हें चित्रों की सहायता से। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक तरह की चट्टान की आकृति सी लग रही है जिसे यारडांग कहते हैं। तो यारडांग का कारक क्या था? इस आकृति का कारक ये था वायु। आप देख रहे हैं कि चट्टान तो है ही, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न, ये देखिए यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, तो ये बनता कैसे है? तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो ये स्ट्रीमलाइंड ढांचा है वो बेड रॉक मतलब चट्टानों की बेड कह सकते हैं, उसके इरोजन से बनता है। विंड इरोजन से मतलब हवा के अपर्दन से। यहाँ पर कोई नदी वदी नहीं है, यहाँ पर वायु के अपर्दन से इतनी तेजी से हवा बहती है। तो जो ये बेड रॉक है वो क्या होता है, उसका इरोजन हो जाता है या फिर अपर्दन हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंदर तक है, फिर यहाँ पर मोटा है, फिर यहाँ पर पतला है, यहाँ पर मोटा है। तो ये क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ की चट्टानें ज़्यादा मजबूत, अलग मिट्टी की और मजबूत है। यहाँ पर भी मजबूत है पर यहाँ पर ज़्यादा अपर्दन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो रॉक थी वो थोड़ी कमज़ोर वाली थी, जिसका आसानी से वायु ने अपर्दन कर दिया। इसलिए यहाँ पर अलग अलग उसमें ये शीट्स जैसे आकृति है, तो इसे यारडांग कहते हैं और इसका वायु से अपर्दन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एस्चुअरी की तरफ। चलिए अब बात करते हैं एस्चुअरी की, जिसका कारक क्या था? नदी था। तो एस्चुअरी एक आकृति है जो नदी जिसका कारक है। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये देखिए ये नदी है, ये जो आ रही है, और ये समुद्र से जाकर मिली हुई है। तो ये नदी के समुद्र के साथ ऐसे मुहावने होते हैं जहाँ नदी समुद्र से सीधे मिली हुई होती है और समुद्र का पानी नदी के पानी से मिल रहा होता है। और ये क्या बनाता है? ये लिंक बनाता है समुद्र और नदी के बीच का। तो यहाँ पर समुद्र के जैसे खारापन तो नहीं होता इस लिंक में या इस जोन में, पर नदी के जैसा एकदम शुद्ध पानी भी नहीं होता है पीने योग्य। इसे ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। तो और जहाँ तो एक बार फिर से कि एस्चुअरी किसे कहते हैं? ये समुद्र और नदी के मुहाने होते हैं जहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हैंगिंग वैलीज की तरफ चलते हैं कि ये है क्या। अब बात करते हैं हैंगिंग वैलीज की। हैंगिंग वैलीज का कारक था ग्लेशियर्स, मतलब हिमानी जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हैंगिंग वैलीज जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए वैली ही है, ये देखिए वैली ही है, पर नीचे से भी पूरा दो पहाड़ कनेक्ट हो रखे हैं। ये कनेक्ट नहीं हुए, दरअसल में ये होता क्या है कि बहुत हज़ारों या करोड़ों साल पहले हुआ क्या था कि यहाँ तक पूरा ये पहाड़ पूरे किससे ढके हुए थे? बर्फ़ से ढके हुए थे, जिन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बर्फ़ पिघलती रही तो क्या हुआ, पिघल कर जब तेज़ी से पानी बहने लगा नीचे की तरफ, ये देखिए जो नीचे बह रहा है पानी, उससे क्या हुआ, पहाड़ का मृदा अपर्दन हो गया। मृदा अपर्दन वाटर की वजह से हुआ है। तो मृदा अपर्दन वाटर की वजह से हुआ क्योंकि हमें पता है कि जो नदी होती है वो किसी भी रास्ते को काटते हुए जाती है, वहाँ की मिट्टी पत्थर सब बहा कर ले जाती है, जिससे ये वैलीज बन जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ से एक छोटा सा पानी का सोता भी दिख रहा है जो सीधे नीचे समुद्र या नदी में गिर रहा है, जिससे वैलीज का निर्माण होता है, हैंगिंग वैलीज का। तो ये आ गया होगा समझ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो आकृति थी वो नुनाटक थी, जिसका सही आंसर
ग्लेशियर्स होना चाहिए था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें कुछ चट्टानें दिखाई दे रही हैं, उनका पीक दिखाई दे रहा है, कुछ पहाड़ों का पीक दिखाई दे रहा है और हमें ढेर सारी ग्लेशियर्स या बर्फ़ दिखाई दे रही है जो अच्छे तरीके से जमी हुई है ग्लेशियर्स। तो ये नूनाटक पहाड़ों के ऐसे टॉप को कहते हैं जिसे नीचे से पूरा ग्लेशियर्स ने ढका होता है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा ढका होता है तो सिर्फ इतना पोर्शन दिखता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसे पोर्शंस को नूनाटक कहते हैं जो पूरे ग्लेशियर्स से, जो पहाड़ के पीक होते हैं वो थोड़े थोड़े ऊपर से दिखते हैं। तो अब नेक्स्ट आकृति की तरफ, खैर ये लास्ट थी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, मतलब जो गल्फ स्ट्रीम है वो कहाँ प्रवाहित होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, सेकंड ऑप्शन है अंडमान महासागर के पश्चिमी तट पर, थर्ड ऑप्शन है आशा अंतरद्वीप के निकट, एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में। तो गेस कीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है अंडमान महासागर में, अंडमान महासागर के पश्चिमी तट पर। और अंडमान महासागर को इंग्लिश में कहते हैं अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन के पश्चिमी तट पर, मतलब जो गल्फ स्ट्रीम है वो अंडमान महासागर के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बुशमैन, सेकंड ऑप्शन है एस्किमो, थर्ड ऑप्शन है पिग्मी, एंड फोर्थ ऑप्शन है किर्गिज। तो हार्पून नामक यंत्र मतलब शिकार करने के काम आता है ये यंत्र, तो ये किस जनजाति के द्वारा यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बुशमैन था, सेकंड एस्किमो, थर्ड पिग्मी एंड फोर्थ किर्गिज। तो इसका जो सही आंसर है वो एस्किमो है। तो जो एस्किमो जनजाति होती है वो शिकार करने के लिए हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग करती है। तो चलिए देखते हैं ये हार्पून नामक यंत्र और एस्किमो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिक्चर में जैसे दिख रहा है ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का मतलब ऊपर से दिखाया गया है ये अर्थ को, तो ये नॉर्थ पोल है। तो हम बात कर रहे थे एस्किमो की। तो जो एस्किमो होते हैं, एस्किमो हमारे उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं, और आर्कटिक, सब आर्कटिक जो हमारे इलाके हैं उसके ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएस और साइबेरिया के ऊपरी इलाकों में जितना भी ये आर्कटिक रीजन में आ जाता है। ये देखिए। अब नेक्स्ट पिक्चर की सहायता से थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, ये सारा जितना भी नॉर्थ पोल की तरफ ये देखिए, ये जितना भी हमारा बैंगनी कलर से जितना भी है ये सारा टुंड्रा प्रदेश का इलाका है जहाँ पर हमारे एस्किमोज रहते हैं। अब एस्किमोज के हथियार देखते हैं जिनसे वो शिकार करते हैं। ये देखिए, ये एस्किमोज हैं और ये इग्लू जिसमें ये रहते हैं, और ये है हार्पून जो बोन्स के बने होते हैं। ये देखिए, ये हार्पून है जिससे ये शिकार करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। फर्स्ट ऑप्शन है गामा किरणों से, सेकंड ऑप्शन है एक्स किरणों से, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, एंड फोर्थ ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से। तो बताइए इसका सही कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पराबैंगनी किरणों से। तो जो वायुमंडल में ओजोन परत होती है, O3 की परत होती है, वो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे हमें कई बीमारियां होने का खतरा होता है। तो वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरणों से।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रजातियों व उसके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। तो पहला है पिग्मी, ये जनजाति है, प्रजाति जनजाति जो भी है, और इसे उनके निवास स्थान से जोड़ा गया है, जिसमें से एक गलत जोड़ा है। तो पिग्मी का इन्होंने दिया है कॉन्गो बेसिन, सेकंड बद्दू दिया है सऊदी अरब, एंड थर्ड सकाई दिया है साइबेरिया। तो इसमें कौन सा सही आंसर है, मतलब गलत जोड़ा है? पिग्मी कॉन्गो बेसिन एकदम सही है, सेकंड बद्दू सऊदी अरब निवास स्थान जिसका है वो भी एकदम सही है, पर सकाई क्या है, रॉन्ग। तो देखते हैं सकाई का क्या है। सकाई का हमारा है मलेशिया। तो सकाई का जो सही आंसर है वो है मलेशिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक, सेकंड ऑप्शन है द्वितीयक, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक, एंड फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थक। तो ग्रामीणों में जो लोग रहते हैं उनमें व्यवसाय, कौन से व्यवसाय की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है? तो देखते हैं कि कौन सा सही आंसर है। प्राथमिक ही सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक व्यवसायों की प्रधानता होती है। हम जानते हैं कि हमने जो व्यवसाय है उसे 4 भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एंड चतुर्थक। तो अभी हम प्राथमिक की बात करते हैं जो ग्रामीण अधिवासों में होती है। तो प्राथमिक में वो व्यवसाय आते हैं जो हमारे गांव में सोचे तो क्या काम हो सकता है, तो जंगलों से रिलेटेड जितना भी हमें मिलता है उसी से कुछ व्यवसाय हो सकता है। तो जैसे लकड़ियों से, चटाइयों से, और भी लकड़ियों के जितने भी साजो सामान होते हैं वो मोस्टली गांव में ही बनते हैं, और उसी से जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको पैसे अर्जित होते हैं ऐसे छोटे मोटे व्यवसायों को कर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है रबड़ की बगानी कृषि के लिए, सेकंड ऑप्शन है कपास की कृषि के लिए, थर्ड ऑप्शन है चाय की कृषि के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है गेहूं की कृषि के लिए। तो सही जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, गेस कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है रबड़ की बगानी कृषि के लिए। तो यहाँ पर जो रबड़, नेचुरल जो रबड़ होता है वो मलेशिया में होता है। तो अभी तो आज के टाइम पर जो मलेशिया है वो 3rd नंबर पर है, पर ये कुछ सालों पहले 1st नंबर पर था। सबसे ज़्यादा दुनिया का प्राकृतिक रबड़ यहीं पर उत्पादन होता था जिसका, पर अब ये 3rd नंबर पर है। तो जो मलेशिया है वो रबड़ की बगानी के लिए प्रसिद्ध है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन धात्विक खनिज है? इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है? फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकंड ऑप्शन है चूना पत्थर, थर्ड ऑप्शन है जस्ता, एंड फोर्थ ऑप्शन है जिप्सम। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जस्ता, जिसे इंग्लिश में जिंक कहते हैं। तो धात्विक खनिज कौन सा है? जिंक। अब कोयले की बात करें तो वो धातु नहीं है, चूना पत्थर भी धातु नहीं है, जिप्सम भी धातु नहीं है, तो जिंक इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आखिरी है हमारा 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? फर्स्ट है मैग्नेटाइट, सेकंड है हेमेटाइट, थर्ड है लिग्नाइट, एंड फोर्थ है सिडेराइट। तो गेस कीजिए कि कौन सा सही होगा। तो इसका देखते हैं सही आंसर कौन सा है। मैग्नेटाइट रॉन्ग, सेकंड हेमेटाइट भी रॉन्ग, थर्ड लिग्नाइट करेक्ट है। तो जो हमारा लिग्नाइट है वो लौह अयस्क नहीं है।
तो बाकी जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट है वो लोहे के अयस्क हैं, पर जो लिग्नाइट है वो लोहे का अयस्क नहीं है। तो लिग्नाइट किसका अयस्क है? तो लिग्नाइट कोयले का अयस्क है। बाकी जो 3 है वो किसके हैं? लोहे के, और लिग्नाइट है कोयले का। तो आज के लिए हमारे 12 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब अगली बार फिर से 12 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अभी के लिए बाय, धन्यवाद।